हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में दूसरे चैप्टर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका नाम है परावैद्युत तथा संधारित्र। परावैद्युत तथा संधारित्र आपको पढ़ना है। परावैद्युत का मतलब डाई इलेक्ट्रिक और संधारित्र का मतलब कैपेसिटर। तो चले फिर शुरू करते हैं। आपको इस चैप्टर में जो सबसे पहली हेडिंग सीखनी है वो है चालक, यानी कि कंडक्टर, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखूँगा नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए। आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित की जा सकती है उसे चालक कहते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल आसानी से सरलतापूर्वक प्रवाहित की जा सकती है उसे विद्युत चालक कहा जाता है। जैसे का नंबर है तो आप उसमें कई सारे नाम बता सकते हैं, कि जैसे आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप लोग रोज़ाना पढ़ते रहते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। कॉपर हो गया, इसके बाद चांदी हो गया, ये सब आपके कहलाते हैं चालक। फिर उसके बाद नीचे आपको एक और बात लिखनी है कि चालकों में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, आप ये कहेंगे कि सर ये परिभाषा तो हम लोग कक्षा 9 और 10 में भी पढ़ चुके हैं कि चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बहुत सरलता से, बहुत आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब के सब आपके चालक कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कक्षा 10 में आते आते आप ये सीख लेते हैं, एक लाइन नीचे ये लिखेंगे कि इन पदार्थों में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यहाँ पर आप लोग एक नई बात और सीखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई आपसे पूछे कि सर मुझे दिखाइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ऐसे लिखिए 13 एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लिख दीजिए 2,8,3। अब उसको बताइए कि ये इसके पास जो 3 एक्स्ट्रा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसीलिए जो आपका एल्युमिनियम होता है वो चालक होता है। इसी प्रकार से 29 अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में भी आप वही लिखेंगे 2, 8, 18। ठीक है, और उसके बाद 1, अब इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉपर भी आपका क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, तो जितना मैंने कहा एक बार पुनः सुन लीजिए और परिभाषा आप लोग स्वयं लिखेंगे। तो परिभाषा में क्या लिखना है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है उसे चालक कहते हैं। फिर आप बताएंगे जैसे एल्युमिनियम, जैसे कॉपर, जैसे लोहा, जैसे चांदी। फिर उसके बाद बताएंगे कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। परिभाषा तो नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछता है कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फिर उसके बाद नीचे आप लोग लिखेंगे एल्युमिनियम, कॉपर, और इन्हें डार्क करके डैश कर दीजिएगा कि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनके कारण चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और एक बात आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये बातें आप सबको रटी रहती हैं, कि जब आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आप बताते हैं कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि चांदी के अलावा दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ये आप मुझे ढूंढ करके बताएंगे कि अगर चांदी को पहले स्थान पर रखा जाए तो दूसरे स्थान पर वो कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व आएगा जो सबसे ज़्यादा चालक होगा। ठीक है, अब हम लोग चालक के बाद जो दूसरी हेडिंग हम लोगों को पढ़नी है वो दूसरी हेडिंग आती है अचालक की, नॉन कंडक्टर जिसको बोलते हैं। तो अचालक की परिभाषा आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती उन्हें अचालक कहते हैं। सिंपल सी बात है, पुनः सुन लें। आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती उन्हें अचालक कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे कि आप अभ्रक लिख दीजिए, है ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे कि आप हवा लिख दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे कि आप कांच लिख दीजिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी लिख दीजिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, आदि।
अब आपको आगे क्या करना है, नीचे लिखना है। अच्छा, नीचे हम लोगों को क्या लिखना है, नीचे हमें ये लिखना है कि चूंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यही कारण है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता। ठीक है, दोबारा सुन लें। आप बताएंगे कि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसी कारण अचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता। इतना जब आप लोग लिख लेंगे जितना मैंने आपको बताया, तो उसके बाद नीचे आपको एक लाइन और लिखनी है। आप नीचे लिखेंगे कि अचालकों को ही परावैद्युत कहा जाता है। ठीक है, पुनः सुन लें, अचालकों को ही क्या कहा जाता है, परावैद्युत कहा जाता है। बस इतना आप लोग और लिख दीजिएगा तो अचालक की परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोबारा सुन लें, पूरा क्या लिखना है, लिखेंगे ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित नहीं की जा सकती, या सीधा सीधा कहें ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे अभ्रक, जैसे हवा, जैसे कांच, जैसे लकड़ी। और उसके बाद आप बताइए कि चूंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, चूंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यही कारण है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और लाइन छोड़ करके नीचे आपको लिखना है कि अचालकों को ही परावैद्युत कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लें, अचालकों को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को जो अगली हेडिंग पढ़नी है, वो तीसरी हेडिंग आप लोगों को पढ़नी है, वैद्युत धारिता। ये आपको तीसरी हेडिंग पढ़नी है, वैद्युत धारिता। ठीक है, आप सुनिए, वैद्युत धारिता क्या होता है। तो आप बताएंगे कि कोई एक चालक ले लीजिए। ठीक है, वो कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, कितना आवेश धारण कर सकता है, उसी को कहते हैं धारिता। ठीक है, फिर से सुन लें, कोई चालक लिया, जैसे हमने चांदी लिया, जैसे लोहा ले लिया, जैसे कॉपर, जैसे एल्युमिनियम, इन चारों में से कोई एक पदार्थ लीजिए, फिर ये चेक करना कि ये कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, वही उसकी धारिता कहलाती है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें आपको लिखना है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता, ये आप बताएंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि किसी चालक की वैद्युत धारिता। फिर कहेंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश संग्रहण या इकट्ठा करने की क्षमता होती है। ये आप लिखेंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को या वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता होती है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करने की क्षमता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यदि किसी चालक, आपको इसमें बताना, यदि किसी चालक को आवेशित किया जाए तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। अब आप नीचे लिखेंगे, यदि आवेश Q तथा विभव V हो तो Q अनुक्रमानुपाते V। तो हमने लिखा कि यदि आवेश Q तथा विभव V हो तो Q अनुक्रमानुपाते V। तो वैद्युत धारिता के बारे में जो मैंने लिखा उसे एक बार सुन लें तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो। आप बताएंगे कि किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश को इकट्ठा करने की, संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। पुनः सुन लें, जो फिजिक्स की परिभाषा है वो किस प्रकार से है
किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश को इकट्ठा करने की या संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे ही वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को वैद्युत आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसी अनुपात में जितना आवेश बढ़ाते जाएंगे उतना उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा कि यदि आवेश Q तथा विभव V हो तो Q अनुक्रमानुपात V, और जब इस निशान को हटाएंगे तो आया Q बराबर CV। ठीक है, आप सब ने 11-12 में सीखा है कई बार, जब भी ये निशान अनुक्रमानुपाते का हटता है तो कुछ न कुछ निशान आएगा, कोई न कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पर जो C है, ठीक है, यहाँ पर जो C है वो किसका काम करता है? नियतांक का। अच्छा, C को, ये जो आपका C है इसी को कहा जाता है वैद्युत धारिता। ठीक है, यहाँ पर जो C लिखा हुआ है इस C को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। अब एक काम करके आप देख सकते हैं C बराबर Q, अब ये V गुणे में है तो किस में आएगा? भाग में। ठीक है, तो C आपका जो है C बराबर क्या आ जाएगा? Q बटे V, क्योंकि V गुणे में है तो किस में आएगा? भाग में। आप देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो C बराबर Q बटे V। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे इसकी परिभाषा कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इन्वर्टेड कामा बंद। अब आपकी दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई हैं, इसलिए बार बार एक ही बात रिपीट नहीं होगी। आपको दोबारा समझना है तो थोड़ा सा बैक करके फिर देख लीजिएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए। C बराबर Q बटे V, भाई V गुणे में है, देख रहे हैं ना, ये V गुणे में है तो यही V किस में आ गया? भाग में। तो C बराबर Q बटे V। अब गणित वाली परिभाषा क्या बनी? फिजिक्स वाली तो अभी पढ़ चुके हैं कि आवेश इकट्ठा करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब गणित वाली परिभाषा क्या बनेगी? गणित वाली परिभाषा बनेगी कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q, है ना, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर से, किसी चालक को दिए गए आवेश Q, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C, और C का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। ठीक है, याद रखें, C का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। तो C बराबर कितना आ गया? Q बटे V आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे समझिए। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता का मात्रक और विमा। देखिए, मात्रक, तो देखें आप लिखेंगे कि यहाँ पहले लिख लीजिए कि वैद्युत धारिता के
यहाँ पर आपको लिखना है वैद्युत धारिता के सूत्र से, और उसका सूत्र है C बराबर Q बटे V। आप जानते हैं Q का मतलब क्या है, आवेश, V का मतलब क्या है, विभव। तो आप मुझे बताओ, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। और जहाँ तक SI मात्रक की बात रही, जो मैंने आपको समझाया है, SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जो केवल वैज्ञानिकों के नाम पर होता है। तो इसका जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी वो है फैराड। तो ये हो गया कौन सा मात्रक, MKS मात्रक, फैराड, कूलाम प्रति वोल्ट। और SI मात्रक क्या हो गया, फैराड। तो आप कह सकते हैं कि 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। फैराडे ना लिखें, फैराड, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। तो हमने मात्रक में क्या सीखा, C बराबर Q बटे V। आप सब बेहतर जानते हैं Q बराबर आवेश, V बराबर विभव। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, और ये MKS मात्रक है। SI मात्रक फैराड। 1 फैराड बराबर हो गया 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। अब 1 फैराड के अलावा आपको कई सारे फैराड पढ़ने पड़ते हैं। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, 1 कैपिटल F बराबर 1 कैपिटल C और कैपिटल V, सांकेतिक भाषा में, ठीक है। अब जैसे कोई कह दे 1 माइक्रो फैराड, तो आप जानते हैं 10 की घात माइनस 6 फैराड होगा 1 माइक्रो फैराड में, ठीक है। अब आपसे कोई कह दे 1 नैनो फैराड, तो नैनो में क्या होता है 10 की घात माइनस 9। अब कोई आपसे कह दे 1 पीको फैराड, तो पीको में क्या होता है 10 की घात माइनस 12, ठीक है। इसे भी लिख लीजिएगा, ये सवाल लगाने में काम आता है, ठीक है। जब वो आपसे माइक्रो फैराड कहेगा तो आप उसे 10 की घात माइनस 6 लिखिए। नैनो फैराड कहेगा तो 10 की घात माइनस 9 लिखिए। पीको फैराड कहेगा तो 10 की घात माइनस 12 लिखिए। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जैसे पीको फैराड है तो 10 की घात माइनस 12 है, सब देख रहे हैं ना, ये 10 की घात माइनस 12 है। अब आपने देखा कि 10 की घात माइनस 12 को यदि मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं, कैसे, 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि 10 की घात माइनस 6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। फिर से सुन लें, आप पीको फैराड को क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो फैराड। तो पीको को आप डबल माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं। तो ये मात्रकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। जो आपको याद रखना है कि पीको फैराड को और आप क्या कहेंगे, माइक्रो फैराड, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, और माइनस 6 मिलकर ही कितना बनाते हैं, माइनस 12 बनाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर मात्रकों के बाद जो हम लोगों को अगला हिस्सा सीखना है वो है विमा, कि आखिर वैद्युत धारिता की विमा क्या होती है ना। चले विमा निकालते हैं। तो C बराबर क्या होता है, Q बटे V। अब बताना, समीकरण 1 डाल रहा हूँ मैं इसको। V बराबर क्या होता है, W अपान Q। पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर में कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव, ठीक है। चलो एक काम करो, समीकरण 1 में मान रख दो। तो मैंने लिखा कि समीकरण 1 में मान रखने पर तो C बराबर Q बटे, जहाँ V है वहाँ मैंने लिख दिया W बटे Q, जहाँ V है वहाँ क्या लिख दिया, W बटे Q। यदि किसी को यह फार्मूला ना याद हो तो वो याद करें, V की जगह W अपान Q। अब ये Q चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा Q गुणे Q और बटे में आएगा W। और आप सबको याद होगा
कि कक्षा 11 से मैं आपको कहता आता हूं कि आप सिर्फ 2 विमाएं याद करिए, बाकी सब निकाल लेंगे। कौन सी? एक बल की और दूसरी कौन सी? कार्य की। ठीक है, बल और कार्य बस मैंने आपको हमेशा याद दिलाया है, क्योंकि बल और कार्य के अलावा आप सारी विमाएं निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सारी विमाएं हम निकाल लेंगे। क्यों देख रहे हैं आप सभी? क्यों का मतलब क्या होता है? आई टी। क्यों का मतलब क्या होता है? आई टी। और बटे में क्या हो गया? डब्लू। फिर से ये पढ़ा है सबका, आप सबका पढ़ा है क्यों बराबर आई टी, क्यों बराबर आई टी। तो चलो विमाएं रखो फिर। आई की विमा क्या होती है? ए एम्पियर। समय की विमा क्या होती है? टी। फिर से आई की विमा होती है ए एम्पियर, समय की विमा क्या होती है? टी। और जो मैंने आपको साल भर याद करने को कहा कि बल और कार्य की विमा याद करिए, तो कार्य की विमा पता है ना सभी को? कार्य की विमा क्या होती है? ml2t-2। ठीक है, तो आपको 2 विमा याद कराने को मैंने कहा था, इसलिए आपका काम है ये याद करना। कार्य की विमा ml2t-2, आई मतलब एम्पियर, टी मतलब समय, आई मतलब एम्पियर, टी मतलब समय। चलो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो C बराबर आपका आएगा, ये A और A आ जाएगा A2, ये T और T आ जाएगा T2, है ना। A और A आ जाएगा A2, T और T आ जाएगा T2। अब ये देख रहे हैं ml2t-2, है ना। तो इस ml2t-2 को ऊपर ले आओ तो आएगा m-1 l-2, और ये जो माइनस में है ये हो जाएगा प्लस। भाई आप सब जानते हैं, इंटर में इतना आप समझते हैं, ये +1 है ऊपर जाके -1, ये +2 है ऊपर जाके -2, ये -2 है तो ऊपर जाके हो गया +2। ठीक है, ये l के साथ -2 है, क्योंकि ये प्लस में था तो ऊपर जाके माइनस, ये माइनस में था तो ऊपर जाके प्लस। चलो अच्छा लिख लो, पहले m लिख लो तो m के ऊपर -1, फिर l लिख लो l के ऊपर -2, फिर t लिख लो, यहाँ पर T2 है और यहाँ पर भी T2 है। यदि आप गौर से दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर T2 है और यहाँ पर भी क्या है? T2। तो T2 मिलकर के कितना आ जाएगा? T4 आ गया ना। देखो T2 और T2 मिलके T4 आ गया। फिर हमने A वाला लिख लिया A2। ठीक है, तो m-1, क्योंकि पहले m लिखते हैं, ये नियम है, पहले m लिखते हैं m-1, फिर l लिखते हैं l-2, ये 2 2 4 T4, फिर A2। तो इस प्रकार से धारिता की विमा निकल आई। धारिता की विमा क्या निकली? m-1 l-2 T4 A2। और कोड बनाना मैंने आपको सिखाया है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा? -1242। ठीक है, तो इस प्रकार से धारिता की विमा भी निकल आई और उसका कोड भी निकल आया कि धारिता की विमा का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा? -1242 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे आप आसानी से विमा निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, अन्यथा आप फिर समस्या में आ जाएंगे। तो जहाँ पर V लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप लोग W/Q लिख दें। ये नीचे वाला Q ऊपर जाएगा तो Q × Q बटे W हो जाएगा। भाई Q आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया, 10 में भी पढ़ाया गया कि Q बराबर होता है IT, तो IT × IT हो गया। I मतलब A, T मतलब T, I मतलब A, T मतलब T, W का होता है ml2t-2। ये जब ऊपर गया तो m-1 l-2, ये जो -2 है वो ऊपर जाके प्लस हो गया, जोड़ घटा लिया तो हमें m-1 l-2 T4 A2 -1242 विमा मिल गई। और ये आपका विमा भी निकल आया यहाँ पर और मात्रक भी निकल आया। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता।